मैं पीछे जब देखा तो मुझे सिर्फ ब्लैंक दिखता था। वो जो ब्लैंक दिखता था वो मुझे ताकत देता था कि मैं पीछे, मेरे पास जाने के लिए किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ नहीं हूँ। तो मेरी जो फाउंडेशन थी उन्होंने एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर इशू किया। पहला जो इफेक्ट इसका दिल्ली में था वो नौकरी की दिखी थी। लोग तो दिल्ली में जो भी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही थी, किसी को राशन चाहिए था, किसी को, कुछ लोग ऐसे थे जो दिल्ली से बाहर भी थे, तो वहाँ राशन नहीं पहुँच पा रहा था, तो वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मदद अगर करनी हो तो उसको अकाउंट में पैसे डाल दिया। जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ पे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ वहाँ जाकर के उनको पहुँचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टैबलेट और मैं हूं आपके साथ अक्षत पराग। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं, उन्हें बिहार छोड़िए, देश छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने वाले, अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले व्यक्ति आसिफ कमाल। आसिफ कमाल साहब आसिफ कमाल फाउंडेशन के नाम से एक संगठन भी चलाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जरूरतमंदों तक जो है हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। और पिछले कई वर्षों से ये प्रमुखता से भारतीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के क्षेत्र में भी सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। ग्रामीण क्षेत्र के जो आमतौर पर बच्चे होते हैं, या तो वो बड़े सपने नहीं देखते हैं, और अगर देखते हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास न उतने संसाधन होते हैं, न उतनी सुविधाएं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सीमित संसाधन और सीमित सुविधाओं के बावजूद उन तमाम परेशानियों को, चुनौतियों को का सामना करते हुए अपना एक अलग मुकाम हासिल करते हैं, एक अलग पहचान बनाते हैं और समाज के लिए मिसाल बनते हैं। इसी फेहरिस्त में एक नाम आपका भी है। तो हम जानना चाहते हैं कि सुपौल के एक छोटे से गांव से निकलकर आज आपने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, इस बीच आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या कठिनाइयां आई, और उसको किस तरह से आपने मात देकर ये मुकाम हासिल किया है? सबसे पहले आपका धन्यवाद अक्षय जी। देखिए, ग्रामीण भारत का जो बच्चा होता है ना, उसके लाइफ में जब वो पैदा होता है उस क्षेत्र में, वहां से ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे बेसिक चीज ये है कि जब एक बच्चा किसी ग्रामीण भारत में पैदा होता है तो वहां से उसकी अच्छी शिक्षा, उसकी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का उस क्षेत्र में होना, उन सब के अभाव को वो पहले दिन से फेस कर रहा होता है। उसके बाद उसके लाइफ में एक कंपटीशन होता है, करियर का कंपटीशन होता है, शिक्षा में कंपटीशन होता है। उच्चतर शिक्षा नहीं मिलने की वजह से जब वो बाहर निकलता है अच्छी शिक्षा के लिए, तो वो बहुत नीचे होता है बाकी लोगों, बाकी छात्र छात्राओं के मुकाबले। तो इन सब चीजों के अभाव होने के कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी लाइफ में। किसी भी फील्ड में जाने के लिए, आप इंजीनियरिंग में जाइए, मेडिकल में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए। और जब आप कुछ ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज का लाइन है, आर्ट है, कल्चर है, तो फिर वहां पे आपकी जो कंपटीशन है वो उन लोगों से होता है जो बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल उनकी जो है और जो उनका जीवन शैली रहा है बहुत उच्चतर रहा है। वो लोग आपके सामने होते हैं, कला को समझते हैं, सारी चीजें होती है। तो कंपटीशन बहुत रहता है। और मेरे लाइफ में बेसिकली कंपटीशन एजुकेशन का था, क्योंकि मेरे गांव में कोई स्कूल था नहीं। वहां से जो हमारा गवर्नमेंट बॉडी है जो था उस समय में, वो बहुत वीक था। उसके वजह से आपको शिक्षा अच्छा मिलना बहुत दूर की बात है, उस शिक्षा की प्रणाली ही तैयार नहीं थी। तो आप जैसे तैसे, जो हम अपने देसी भाषा में जुगाड़ बोलते हैं, वैसे करके आप घर पे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट किसी टीचर से जो उनकी जो जैसे सक्षम है उस हिसाब से शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आप निकल के बाहर जाते हैं उच्चतर शिक्षा के लिए, तो आप कोई अभाव महसूस होता है कि आप इन लोगों के बीच में बहुत कमजोर हैं, पारिवारिक रूप से भी कमजोर हैं, शिक्षा के हिसाब से भी कमजोर हैं, और जो एक नॉलेज होता है ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं एक दीन दुनिया की जो समझ होती है, जब आप अच्छे स्कूल में जाते हैं, एक सराउंडिंग मिलता है आपको, अलग अलग बैकग्राउंड के घराने के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। एक माहौल, स्कूल इसलिए बनाया गया था कि जब आप वहां जाते हैं तो आपको अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, अलग अलग धर्म के, जात के, सब लोगों से दोस्ती होती है, आपकी कल्चर समझ पाते हैं आप। उन सब चीजों का अभाव मुझे भी महसूस हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि शायद ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। मैं पीछे जब देखा तो मुझे सिर्फ ब्लैंक दिखता था। वो जो ब्लैंक दिखता था वो मुझे ताकत देता था कि मैं पीछे, मेरे पास जाने के लिए कुछ है नहीं। तो उससे मुझे फोर्स मिला, एक ताकत मिली कि जो है वो यही है, करना है। तो बस करता रहा और आशीर्वाद रहा। तो कला समझ पाया मैं, और जब उसको समझ पाया तो फिर उसको इंटरनेशनल स्तर पे ले जाने के लिए मैं दुबई मूव किया, और फिर वहां से सारी जर्नी चली, जैसा आप जानते हैं सारी चीजें भी।
जी, पिछले 2-3 महीने के दरमियान को अगर हम देखें तो बिहार हो या कोई अन्य राज्य के नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो या एक जिम्मेदार नागरिक हो, उनकी भूमिका ये होनी चाहिए कि किस तरह से हम कोरोना संकट से लोगों को सुरक्षित ढंग से निकाल पाए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे पिछले 3 महीने के दरमियान आपने किस तरह से लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई है, किस तरह से उनकी मुश्किलों को आसान किया है। देखिए, शुरू में हम सब जानते हैं कि इसको बहुत लाइट लिया जा रहा था। मैं इंटरनेशनली एक्सपोजर मेरा बहुत ज्यादा है, तो मुझे जनवरी सेकेंड वीक से मुझे ये पता चल गया था कि ये चीज नॉर्मल नहीं है और ये इंडिया में ट्रैवल करेगा ही करेगा, पूरी दुनिया में जाएगा। और जब ये हुआ तो मैंने, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास उस समय, मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जहां से ज्यादा लोगों तक कम से कम ये खबर जा सके कि यहां से आपको मदद मिल जाएगी। अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, कोई किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ नहीं हूँ, तो मेरी जो फाउंडेशन थी उन्होंने एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर इशू किया। और चूंकि हम जानते हैं कि फेसबुक और ये जितनी सोशल मीडिया है बहुत एक्टिव है लोग, अब वो टाइम है कि जहाँ पे हर आदमी के पास एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उसको ही इस्तेमाल करते हुए मैंने सबसे पहले शुरुआत अपने क्षेत्र जो आज का मैं रहने वाला हूँ वहाँ के ग्राम पंचायत स्तर पे किया कि जो लोग वहाँ पे मजबूर है। क्योंकि हुआ ये, अगर आप समझें डीपली इस बात को, तो जो लोग गांव के परिवार हैं जिनको 2000, 2500, 3000 रुपए कमा के उसके बच्चे या उसका पति भेजता था, वो सब रुक गया, तो उनकी जिंदगी वहीं रुक गई। तो जरूरत उनको भी उतनी ही थी जितनी बाहर फंसे हुए मजदूरों पे थी, क्योंकि वो उनका परिवार उन पे ही निर्भर था। और सबसे पहला जो इफेक्ट इसका दिखा था वो नौकरी की दिखी थी। लोग डर के अपनी इतनी सारी चीजें बंद कर दी और लोगों को घर बिठा दिया, आना जाना बंद हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। उसमें हमने सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हमको जो महसूस हुआ वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। ग्राम पंचायत पे जो हमारा वहां परिवार रहता है उनके माध्यम से हमने एक टीम गठन किया और जो उस क्षेत्र के मुखिया हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं, जिला परिषद हैं, वार्ड सदस्य हैं, उन सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आए। उन सबको मैंने पर्सनली वीडियो मैसेज बना करके एक अपील जारी की कि आप लोग मेरी फाउंडेशन से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन एटलीस्ट इस व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ के मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहिए कि किस जगह पे क्या दिक्कत है, ताकि हम आपके माध्यम से वहां तक पहुंच पाए। एक तो ये हमने प्रोसेस किया। दूसरा, जो बाहर मजदूर लोग थे जो फंसे हुए थे उनको थोड़ा सा टैप किया, उनकी इंक्वायरी को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कोई इंक्वायरी कर रहा है, कोई किसी से मदद मांग रहा है, तो हमने वहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लोगों को टैप करके जो मदद पहुंच सकती थी वो पहुंचाया। दिल्ली में मैं खुद मौजूद था, तो दिल्ली में जो भी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही थी, किसी को राशन चाहिए था, किसी को, कुछ लोग ऐसे थे जो दिल्ली से बाहर भी थे, तो वहां राशन नहीं पहुंच पा रहा था, तो वहां पे कुछ फाइनेंशियल मदद अगर करनी हो तो उसको अकाउंट में पैसे डाल दिया। जहां पहुंच सकते थे वहां पे जो चीज चाहिए थी वो चीज वहां जाकर के उनको पहुंचाया दिया। इस तरह से ही ये चीज बहुत छोटे स्तर पे शुरू हुई थी और फिर वो बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद हमने अस्पताल को पीपी किट वगैरह, जो हमारे सदर सुपौल के अस्पताल थे, उनको वो मुहैया कराया, मास्क वगैरह, ये सारी चीजें। तो अभी भी वो चल ही रहा है काम। और मुझे लगता है ये अभी कोरोना का जो काल है, ये अभी हमारे लिए बिहार में जहां से मैं हूं वहां पे ये और बड़ी मुसीबत बनने वाला है बाढ़ की वजह से। जो मुझे ऐसा लगता है कि बाढ़ आएगा अभी। एक तो वो लोग घर आ गए, जिस जैसे भी घर आए, घर आ गए, घर आने के बाद उनके पास रोजगार का माध्यम है नहीं, ऊपर से बाढ़ आएगा। बाढ़ में वैसे भी कोरोना नहीं था तो भी लोग बहुत परेशान होते थे। तो मुझे लगता है ये काम अभी निरंतर चलेगा और हम अभी जो योजना बना रहे हैं वो बाढ़ को लेकर बेसिकली बना रहे हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जो मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसका बहुत अच्छा खासा हिस्सा कोसी के इस तरफ रहता है, जहां बाढ़ अभी से ही आ रहा है। अगर आप पता करेंगे तो मुझे रिपोर्ट आती है वहां से बाढ़ आ गया है, लोगों के घर में पानी जा रहा है। तो हम फिलहाल योजना ये बना रहे हैं कि उसको किस तरह से, अभी के हालात में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड नहीं कर सकता इमीडिएटली, लेकिन उसको कैसे मदद पहुंचाए उन लोगों को, उस पर थोड़ा सा सरकार के तौर पे भी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनसे भी मिलके जैसे भी मदद पहुंचा सकते हैं उस पर फिलहाल काम चल रहा है। बिहार पटना में जो है जल जमाव जो है एक बड़ा कारण रहता है। लोग कह रहे हैं कि चूंकि इस बार चुनाव है तो नीतीश कुमार पटना को डूबने नहीं देंगे। देखिए, चुनाव होने से पानी का कोई लेना देना उसमें है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव है इसलिए डूबने नहीं देंगे, ये ठीक नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव ये होना चाहिए कि पटना डूबना ही नहीं चाहिए। तो चुनाव 5 साल में एक बार आता है, अगर ऐसी बात है तो हमें हर 6 महीने पे एक चुनाव का जो है आयोजन करना चाहिए। अगर यही इफेक्टिव माध्यम है कि चुनाव है इसलिए नहीं डूबेगा, तो 6 महीने पे एक ऐसा कुछ बनाना चाहिए जहां पे अगर ये काम नहीं हुआ तो सरकार बदल जानी चाहिए। लेकिन ये जोक सपाट मजाक से हट के बात यह है कि पटना हर साल डूबता है
और इस पे सक्रिय तौर पे ना कुछ अच्छा प्लानिंग करने की जरूरत है। हम सक्षम हैं, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास अच्छी नीति बनाने के लिए सारी सारी सुविधाएं हैं। ये अच्छा संदेश नहीं है राजधानी के लिए, ये नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में आप कई पार्टी के नेताओं के साथ राहत कार्य में दिखाई दे रहे थे, भाजपा के नेताओं के साथ भी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भी और पप्पू जी की जाप के साथ भी, और इस बार आपने चुनाव लड़ने का भी मन बनाया है। तो क्या यह मानकर चला जाए कि आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत इन्हीं में से किसी पार्टी, एक पार्टी से होने जा रही है? देखिए, वो काम जो किया हमने, वो कहीं ना कहीं मजबूरी भी थी। अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो मजबूरी इसलिए थी कि भाजपा के जो विधायक हैं वो बहुत अच्छे शख्स हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, और उन्होंने मदद की। फिर वहीं पे पप्पू यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ, एक दूसरे की मदद के साथ। रही बात राजनीति की, तो ये सच है कि मैंने अपनी विधानसभा को रिप्रेजेंट करने का मन बनाया है। मुझे मेरा चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही इरादा है और एक ही उसके पीछे मकसद है, वो ये है कि मैं एक तुलनात्मक राजनीति की एक प्रारूप तैयार कर सकूं। मैं ये समझता हूं कि राजनीति में सबसे जरूरी यह है कि आप जिस क्षेत्र के रहने वाले, देखिए मान के चलिए आज एक संकट आ गया, अगर हर विधायक अपने 2-3 लाख 4 लाख जो उनकी आबादी है, अगर उसकी एक लिस्टिंग करके वो जहां भी होते इस दुनिया में, उनका अगर ध्यान भी सिर्फ रख लेते, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, जीते हुए विधायक हैं, वो पैसा अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं थी। उनके सामने मुख्यमंत्री थे, उनके सामने प्रधानमंत्री थे, आप सिस्टम के हिस्सा हैं, निर्वाचन प्रणाली जो बनाई गई थी उसके आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं बढ़ती। सब लोग घुमा फिरा करके प्रधानमंत्री पे ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर आप उस पूरे सिस्टम को समझेंगे तो प्रधानमंत्री का चुनाव तो सांसद लोग करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो चुनाव होता है वो मुखिया से शुरू होता है और वही वहां तक पूरी प्रणाली संसद तक पहुंचती है। अगर हर व्यक्ति जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझ लेता, तो मेरे विधानसभा से अगर मैं अपने लोगों की एक टीम बना करके वहां के लोगों की लिस्टिंग करता और उनको हर तरह की मदद पहुंचाता, तो क्या पैरों में छाले तो आते नहीं? उस समय नहीं आते ना। जो लोग परेशान हो गए, पैनिक हो गए, भागना शुरू कर दिया, मर गए, वो नहीं आता। तो मेरा जो मकसद है राजनीति में आने का, वो एक प्रारूप तैयार करना है। मैं किसी 2-3 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो फाउंडेशन लॉन्च करेगी बहुत जल्दी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। मुझे एक परिवार में एक आदमी को रोजगार देना और एक बच्चे को उस परिवार में शिक्षा देने का महत्व मैं खुद समझता हूँ। मेरे पिताजी को एक अवसर मिला, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, जहां तक दे पाए, जैसी शिक्षा उस समय में संभव थी, उन्होंने शिक्षा को प्रायोरिटी दी। उसका महत्व इतना है कि मैं आपके बीच अभी बैठा हूं, मैं कुछ सोच पा रहा हूं। अगर मेरे से 4 लोगों को शिक्षा मिल जाएगा तो वो 4 परिवार बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मेरा राजनीति करने का सिर्फ यही एक एंगल है, दूसरा कोई एंगल है नहीं। रही बात राजनीति पार्टी की, तो अभी तक किसी पार्टी का सदस्य मैं हूं नहीं। जो विचारधारा मैं रखता हूं, उस विचारधारा में सबसे ऊपर आता है डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर। उन लोगों को, जो लोग आपको वोट देके यहाँ तक भेजते हैं, उनके लिए काम करना। जो पार्टी उस सारी चीजों को मिला करके उस बात के लिए, उनके अपनी मैनिफेस्टो में सारी बातें अगर हैं, तो मैं जरूर उन पार्टी के साथ पार्टी के साथ ही जाके चुनाव लड़ूंगा। लेकिन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना मकसद है। अब आगे पता नहीं किस पार्टी में जाता हूं, किस तरह से ये चलता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है इन्हीं में से किसी एक पार्टी के साथ राजनीति करियर की शुरुआत हो सकती है मेरे। आप सुपौल की एक सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, निश्चित तौर पर आप वहां के लोगों से भी मिलकर आए होंगे, क्या समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू हुए होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की जिसका निदान होना बेहद जरूरी था पर अब तक नहीं हो पाया है? देखिए, मेरा जो पूरा क्षेत्र है ना, वो सबसे ज्यादा सिंचाई की समस्या वहां पे है, बहुत ज्यादा है। फार्मिंग बहुत डेड हो गई है वहां पे, बहुत सारी कारण है उसके। तो एक तो महत्वपूर्ण ये चीज है। दूसरा है कि संसाधन जो है ना, यातायात के साधन बहुत सारी जगहों पे बहुत डेड है। मतलब आप अगर एरियल एंगल से चीजों को देखते हैं ऊपर से, तो आपको ऐसा दिखता है कि हाँ, मेरे गांव जाने के लिए यहाँ से 5 घंटा लगता है। लेकिन क्या 5 घंटे में सुपौल जिला पहुंचने के बाद अंदर की जो कनेक्टिविटी है वो क्या उतनी ही अच्छी है या नहीं है? वो नहीं है। और ये दूसरा चीज है जिसपे काम करने की जरूरत है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां के जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए सक्षम भी है और मन भी है उनका बच्चों को शिक्षा देने का, उनके लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे वो बच्चे को अगर नर्सरी, एलकेजी, फर्स्ट क्लास में भेजते हैं तो वो एक ठीक ठाक पटना दिल्ली के स्तर की शिक्षा लेकर के 12वीं पास करे और वहां से फिर बाहर निकले। ये इन सब चीजों का अभाव है और इन सब चीजों की ही डिमांड है क्षेत्र में शुरू से ही। बिजली की समस्या पहले बहुत थी, अब बिजली की समस्या इतनी है नहीं। तो ये जो पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, सड़क की समस्या है, उसके अलावा
सबसे जरूरी जो है वो स्वास्थ्य सेवा है ही नहीं। मैं जब छोटा था अपनी माता जी के साथ जाता था अस्पताल। अभी फिर कुछ महीनों पहले, 6-8 महीने पहले, जब मैं माता जी को बीमार हुई थी तो मैं उनको लेके सुपौल के किसी डॉक्टर के पास गया। अब यकीन मानिए, एज इट इज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही दौर वापस है। मैं बच्चा हूँ, माँ के साथ बैठा हूँ, वही माहौल है, वही सारी चीजें हैं, वही सिस्टम है, वही सब कुछ है। और वो ग्रांटेड लिया हुआ है। जो मेडिकल फेटर्निटी है वहां की, उन्होंने इस चीज को ग्रांटेड लिया हुआ है कि अब जिस क्षेत्र की 70% 80% जनता जो है साबुन के बजाय मिट्टी से हाथ धो रही हो, तो उसको डॉक्टर ने ग्रांटेड ही लेगा ना वो उसको। तो वो सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। मेरा जो मूल रूप से काम चुनाव जाने का या जनप्रतिनिधि बनने का जो मकसद है वो ये है कि जागरूकता लाया जाए स्वास्थ्य में और शिक्षा में। और जो कमी है, जो अभाव है, उस अभाव के ऊपर देखिए, एक विधायक अगर चाह लेना तो उस क्षेत्र का विकास को रोक नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। नीयत की बात है। जनता को मैं यही कह रहा हूं शुरू से कि वोट किस कीमत पर दे रहे हैं आप, उसको समझना पड़ेगा आपको। एक ही वोट है आपके पास, वो किस कॉस्ट पे देते हैं आप। अगर मैं आपके बीच आकर के ये बोलता हूं कि ये सारी चीजों का, समस्या का समाधान होगा, तो आप उस पर वोट देने जा रहे हैं या मुझे इसलिए वोट देने जा रहे हैं कि मैं आपके जाति का या किसी धर्म का हूं। तो अगर उस पर वोट देने जा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। तो जो मूल रूप से जो समस्या है, अगर उसको निवारण करने के लिए वोट दे रहे हैं आप, तो उसकी कीमत अच्छी मिलनी चाहिए आपको। तो कीमत यह है कि आपके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, आपको उसी क्षेत्र में स्वास्थ्य, अगर कुछ बड़ा इशू हो जाता है आपके स्वास्थ्य में, आपको पटना आना पड़ता है, हर आदमी थोड़ी पटना के इलाज करा लेगा पारस में। तो वो सब अगर करने का किसी का नियत है तो मैं तो यही अपील करूंगा उनसे कि आप वोट एक दिन की खुशी के लिए नहीं दीजिए, भावना में आके मत दीजिए। आप वोट बहुत बहुत अच्छे खासे कीमत पे दीजिए, और कीमत आपके जनरेशन की होनी चाहिए। आप चले गए, आप चले जाएंगे, आपके बच्चे आएंगे। मेरे दादाजी का देहांत हो गया, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, अभी मैं हूं। अगर मैं भी इस नैरेटिव को नहीं समझ पाऊंगा तो मेरे बच्चे भी सफर करेंगे, उनको भी स्कूल कहां से आएगा। तो ये समझने की जरूरत है। तो मैं इनसे यही अपील कर रहा हूं शुरू से, फर्स्ट डे से, कि आप किसी भी जात पात और धर्म समीकरण जो चलता है हमारे यहाँ पे, मैं भी बहुत सारी चीजों को पहली बार देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत सारे ऐसे समीकरण है जो मेरे दिमाग में नहीं थे, वो दिख रहा है मुझे। तो वो ठीक है, राजनीति है, समीकरण पे चलता है सारी चीजें, लेकिन मूल रूप से वोटर को इस समीकरण से बाहर रहना चाहिए। जो मतदाता है उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में प्राथमिक जरूरत क्या है, क्या ये आदमी जो मुझसे वोट मांगने आया है, ये जिस पार्टी से भी हो, क्या ये सक्षम है, क्या ये योग्य है। अगर उस पैरामीटर पे वो खड़ा उतरता है तो क्या उसकी नीयत है, कर पाएगा वो, फिर आप वोट दीजिए। तो ये मान के चला जाए कि आसिफ कमाल अगर अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर आते हैं तो आने वाले 5 सालों के बाद किसी बच्चे को शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा नहीं जाना पड़ेगा, किसी बच्चे को स्वास्थ्य सेवा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा। देखिए, मेरी कैपेसिटी और मेरे जो फ्रंट पे मेरी जो फाउंडेशन है वो इस विधानसभा चुनाव के मन बनाने से पहले ही इन नीतियों पे काम कर रहा है। मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें 40,000 50,000 की आबादी को कैटर करने के लिए एक बहुत एक 7-8-9, आप समझते होंगे, कट्ठा समझते हैं जमीन जो होता है, सो 8 या 9 कट्ठा के एक जमीन के रेडियस में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं मैं, जिसके एक ही गेट के अंदर ऑर्फेनेज हो, ऑर्फेनेज को यतीम खाना जिसको आप अनाथ आश्रम बोलते हैं, अनाथ आश्रम हो, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट हो उसके अंदर जो 40 से 50,000 आबादी को कैटर करे, स्कूल हो उसके अंदर, और आपदा में जिन लोगों का घर टूट जाता है उनके लिए भी जगह हो। 8 कट्टे के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट है। प्लस लोकल जो हमारा खादी है, उस खादी को प्रमोट करने के लिए 50 खादी के यूनिट हो वहां पे, जो रोजगार दे वहां के लोगों को, और फिर वो खादी से जुड़ा हुआ हो। ये सारी चीजें जो है जिसपे काम चल रही है। तो अगर मैं वहां का जनप्रतिनिधि बनता हूं, नहीं भी बनता हूं तो काम ही चलता रहेगा, लेकिन अगर मैं बनता हूं तो बहुत इफेक्टिवली काम होगा। और उस काम में मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने फाउंडेशन में छात्रवृत्ति का एक योजना बनाया है, एक पूरा उसका लेबलिंग की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 8th क्लास के बच्चों के ड्रॉप आउट रेट से लेकर के उनको मेडिकल इंजीनियरिंग तक, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके पिताजी की इनकम को देखते हुए एक स्लैब तैयार किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं पावर में आऊंगा, उनका जनप्रतिनिधि बनूंगा, तो ये फाउंडेशन और इफेक्टिवली काम करेगा। जो बच्चा प्रतिभाशील है, जिसको शिक्षा देने का जिनको हक है, जिनको चाहिए, जो पढ़ना चाहता है, उसको सरकार अगर नहीं देगी तो आसिफ कमाल फाउंडेशन देगा, ये पक्की बात है। अगर किसी को मेडिकल में जाना है, सिर्फ पैसे का अभाव है, तो वो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं सरकार में रहूं नहीं रहूं, एमएलए रहूं नहीं रहूं, मेरी फाउंडेशन उनको मदद करेगी। कोई बच्चा 8वीं के बाद इसलिए काम छोड़ के गैरेज में जाके नौकरी करता है कि उसके पिताजी के पास संसाधन नहीं है, तो मैं पढ़ाऊंगा उसको,
अगर वो पढ़ने लायक बच्चा है तो ये सारी चीजें करनी है। अगर मैं सिस्टम में हूं तो वो पूरे बिहार का नंबर 1 पे विधानसभा होगा और होना चाहिए, क्योंकि मेरी नीति, मेरी नीयत दोनों अच्छी है। मुझे लालच नहीं है। मैं वो जिंदगी मुझे भगवान ने दी है जो जिंदगी एमएलए बनने के बाद मिलती नहीं है। तो मैं किस कीमत पर ये सब करने आ रहा हूं? जाहिर सी बात है, नीयत है वो कीमत। अगर नीयत नहीं होगी तो फिर मैं क्यों आऊं? मेरा डिमोशन है। अगर आप देखेंगे तो मैं अपने जीवन शैली को छोड़ के जब यहां आया हूं तो प्रमोशन नहीं है, ये सच्ची भाव है जो काम करने की नीयत है। तो काम करने का अगर नीयत है और नीयत में योग्यता है तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ आपको ये इंटरव्यू में ये बात कह सकता हूं कि अगर मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनता हूं, उस जिला में किसी भी विधानसभा से बनता हूं, पूरा डिस्ट्रिक्ट को मैं मान के चलता हूं, तो वो डिस्ट्रिक्ट, वो विधानसभा प्रगति, विकास, भाईचारा, एकता, एजुकेशन, हेल्थ केयर के सेक्टर में पूरे बिहार में नंबर 1 पे होगा। यही मेरा गारंटी पत्र है और यही मेरी घोषणा है। बिहार चुनाव की वर्तमान स्थिति पर अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के मुखिया हैं। उन्होंने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन 32 सीटों में से ज्यादा सीटें वैसी है जहां राजद का कब्जा है, मुस्लिम विधायक भी अच्छे खासे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी होने के बावजूद एआईएमआईएम कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में भाजपा को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अगेन मैं ये बात फिर से आपको कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ सकती है, बिल्कुल ठीक बात है ये। हमारे बिहार में ही, मैं तो अभी आपको बताऊं अक्षय जी ईमानदारी से, मैं पटना में जब घूम रहा हूं ना तो मुझे हर 2-4-5 किलोमीटर पे एक नई पार्टी का बोर्ड दिखता है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उस चुनाव लड़ने के पीछे एक नीयत होती है आपकी। उस नीयत पे क्वेश्चन मार्क है मेरा उनकी पार्टी के लिए। आप यहाँ पे अगर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की नीयत से आते हैं, अगर आप अपनी सियासी रहनुमाई दिखाना चाह रहे हैं यहाँ के वोटर को, खास करके मुस्लिम वोटर को, तो उन वोटरों से भी अपील है कि आप नीयत चेक करो। अगर नीयत है तो आप उनके साथ जाइए, जो दिखता नहीं है। आपने जैसा कहा 10 विधायक हैं, 10 या 11 मुस्लिम विधायक हैं, तो अगर आपकी पार्टी वहां पे बिना किसी कोलिशन और बिना किसी गठबंधन की खड़ी होगी तो आप उस वोट का बंटवारा करेंगे, और उस वोट का बंटवारा करके फायदा जिसको मिलेगा, जिसके आप खिलाफ है, तो आपका स्टैंड है क्या? क्वेश्चन मार्क अगेन वहां पे आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको मैं मानता हूं अपनी तरफ से, लोकतंत्र में किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी समुदाय का जो ताकत है ना, वो उसका वोट है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, काशीराम जी के समय से लेकर के अभी तक जितनी भी पार्टीज बनी है, उन सब पार्टी की कम्युनिटीज बहुत ऊपर आई है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी कम्युनिटी को लेके चलते हैं तो कम्युनिटी बहुत ऊपर आती है, लेकिन देश सर्वप्रथम होना चाहिए। कम्युनिटी का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी पार्टी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आपके वोटों का बंटवारा हो जाए तो आपकी ताकत हो गई। अगर आपका वोट एक तरफ एक पार्टी को जाता है जो जीतती है तो आपकी इज्जत है, आपकी ताकत है, सदन से लेकर संसद तक आप मजबूत हो जाते हैं। अगर आपका वोट 10 वोटों में से 2 उधर जा रहा है, 4 उधर जा रहा है, 2 उधर जा रहा है, फिर 2 और कहीं जा रहा है, 2 लेने ये भी आ गए, तो आप कमजोर हो गए। तो सियासत में आपको कमजोर करने की अगर नीयत आपकी है, हमको कमजोर करने की, तो आपका भरपूर तरीके से विरोध होगा, और मैं सबसे पहला आदमी रहूंगा जो सामने आके विरोध करूंगा। अगर आपकी मंशा अच्छी है तो आप गठबंधन कीजिए, गठबंधन कीजिए, गठबंधन से आइए, और हमारे सीटों का और हमारे वोटों का बंटवारा मत कीजिए, क्योंकि ये पुराना हो गया। अभी बहुत जगह देखा है हमने, ये पुराना हो गया है। आप खुलेआम गाली देते हैं, धमकी देते हैं, आपके साथ कभी कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, वोटों का बंटवारा करने आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे अटैक किया गया जैसे मैंने 4 मीनार मांग लिया हो हैदराबाद से, उनकी जमीन मांग ली हो, उनका हक मांग लिया हो। आप समझ रहे हैं? हक नहीं मांगा मैंने सिर्फ आपसे पूछा है कि आप यहाँ पे किस नीयत से आ रहे हैं, बता दीजिए। मुझे भाजपा का नीयत पता है, मुझे राष्ट्रीय जनता दल का, हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी है ना जी, उस आइडियोलॉजी पे वो प्रचार उतरती है करने के लिए, कैंडिडेट उतारती है। आप जो यहाँ आ रहे हो तो आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी ऑलरेडी है पिछले 70 सालों से, यहाँ के वोटर की, खासकर मुस्लिम वोटर की, उसको डिसरप्ट करने आ रहे हो आप, और डिसरप्ट इस तरीके से करने आ रहे हो कि उसकी वोट की कीमत ही खत्म हो जाएगी। तो जो मैं कह रहा हूं बार बार कि वोट किस कीमत पर, वो कीमत ही खत्म हो गई, डेवलपमेंट, एजुकेशन सब चला जाएगा आपके हाथ से। तो वो अगर करने आ रहे हो तो आपका तो विरोध करना पड़ेगा।
अगर वो नीयत नहीं है तो आप ये दिखाइए। बाकी लोगों की पार्टी है ना, गठबंधन में है ना वो लोग, 4 सीट से लेकर के 15 सीट, 20 सीट, 30 सीट, 40 सीट वाली पार्टी भी है, 4 सीट वाली पार्टी भी आप जानते हैं। तो अगर आपकी वो नीयत नहीं है तो आपका विरोध होगा, बस यही इतनी सी बात है। और रही बात चुनाव की, तो मुझे ऐसा लगता है वोटर बहुत चालाक है, जनता है, सब जानती है, और अभी नहीं क्लियर होगा तो निश्चित तौर पे वोट देने के समय ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों आए थे और लोगों को क्यों खड़ा किया है, इसके पीछे की मकसद क्या है, और पहले भी आए थे ये। तो अगर ये 30 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो 3 सीट निकालते हैं, बाकी का 28 सीटों पे तो नुकसान कर रहे हैं। तो इन सबको नजर में रखते हुए मुझे यही कहना होगा कि आप आइए, चुनाव लड़िए, नीयत बताइए। ठीक है, एक सुशांत सिंह राजपूत की हाल में ही खबर आई आत्महत्या की, उसके बाद भाई भतीजावाद जो है, जो चलन है बॉलीवुड में, उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति की बात करें हम, या फिर संपूर्ण देश की राजनीति की बात करें, भाई भतीजावाद का चलन राजनीति में भी बड़े पैमाने पर है? देखिए, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, मुझे लगता है ये एक इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, अगर ईमानदारी से बताऊं तो ये शुरू से रहा है। अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे तो एक डॉक्टर जब बनता है तो वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, तो जब वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है तो उसकी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कुछ ना कुछ शेयर तो लेता है। आप डॉक्टर बन के आइएगा, आपके बैकग्राउंड में कुछ होगा नहीं, तो आपके लाइफ जैसे चलेगी वो उसकी लाइफ वैसे नहीं चलेगी। सीधा आकर के बैठेगा, उसको एग्जिस्टिंग पेशेंट मिल जाएंगे, उसको हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये राजनीति में और बॉलीवुड में इसलिए दिखता है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में रहने वाले 2 प्रोफेशन है। ओवरऑल ये हर जगह है। नहीं, तो एक ये सवाल हो रहा है कि भाई भतीजावाद के चलन के चलते जो नए लोग हैं, जिनके पास प्रतिभा है, वो नहीं आ पा रहे हैं जगह पे। तो ये चीज राजनीति में भी आप मानते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनके आगमन को ब्लॉक कर दिया जा रहा है सिर्फ इसी भाई भतीजावाद के चलन की वजह से? दिक्कत होती है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरे पीछे तो कोई राजनीति नहीं है, कोई भाई भतीजावाद का मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, बैकग्राउंड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, इस बात से मैं सहमत हूं कि दिक्कत बहुत होती है, और उस दिक्कत होने की वजह से जो पेशेंस है, जो सब्र है लोगों का, वो टूट जाता है, फिर वो उस ट्रैक को छोड़ के चले जाते हैं। ये सच है। यही जो एक्शन है वो हर फील्ड में है। राजनीति में अक्सर ये होता है कि आप कुछ अच्छा काम करने जब आते हैं तो आपके पीछे अगर सरनेम नहीं है, टाइटल नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो आप राजनीति में सुन रहे हैं तो आपकी नीयत, आपका काम, आपकी योग्यता सब जीरो हो जाती है। तो तकलीफ है उन लोगों को जो नए हैं, जिनके पीछे कोई बैनर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन चूंकि मैं भी उनमें से एक हूं, कुछ नहीं है मेरे पीछे, तो मैं यही कह सकता हूं आपको कि आप पीछे हटो मत, आप निराश मत हो, आप उदास मत हो। इस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है ना किसी ने, तो तोड़ेगा भी कोई। तो आप जो है बहुत पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रह के काम करते रहिए। आपका काम को कोई नहीं काट पाएगा। आप राजनीति से बाहर होकर भी काम कर सकते हैं, आज नहीं तो कल उस सिस्टम में आपको आना है। जब आप आएंगे तो आप डिसरप्ट करके जब आएंगे आप चीजों को, तो चीजें खराब होंगी। आपको सिस्टम में आना पड़ेगा सिस्टम को बदलने के लिए। ये तकलीफ है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भाई भतीजावाद है, फेवरिज्म है बहुत ज्यादा। मतलब मैं अगर एक अच्छा पॉलिटिशियन हूं तो मेरे बेटे को इतनी दिक्कत नहीं होगी। उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे टैलेंट हर फील्ड में सफर कर जाते हैं। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत, मतलब मैं आपको अपनी क्या बात बताऊं, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र से थे। और मैं एक बार एक ऐसा वाकया हुआ था कि बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट है ओलिव, मेरा ये टेबल है, मैं यहाँ डिनर कर रहा हूँ और 2 टेबल छोड़ करके सुशांत सिंह डिनर कर रहे थे। मैं पिछले मतलब जब वहां बैठा था तो 45-50 मिनट तक मैंने उनकी सारी एक्टिविटीज को नोटिस किया। बहुत हंसमुख बात कर रहे हैं लोगों से, मीडिया पूरी बाहर खड़ी, बारिश भी हो रही थी बॉम्बे में, बॉम्बे की बात है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि मैं उस वैल्यू को समझता हूं जहां से उन्होंने जर्नी बुझी है। और बैंड्रा पहुंचने, बिहार से बैंड्रा पहुंचने तक का जो सफर है ना, वो बहुत कठिन भरा है। और वो पहुंचने के बाद, इतना अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद एक व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है, अगर उसके पीछे ये वजह है तो ये बहुत दर्दनाक है। ये वजह मुझे तो यकीन नहीं हुआ पहले कि वो उस जैसा व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। मुझे यकीन मानिए, सच बताऊं अगर आपको, तो मुझे अभी भी लगता नहीं है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मैं बहुत, शायद उनकी जिंदगी मेरे से कम कठिन नहीं रही होगी। वो पटना में थे, मैं गांव में था।
लेकिन बराबर रहा होगा बिहार में, बिहार से हैं हम दोनों और कोसी से ही है वो। मुझे पक्का पता है कि वो व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। बिहार में 15 साल लालू बनाम 15 साल नीतीश, ये ट्रेंड कर रहा है, तो हम आपसे पूछें कि आप 10 में से कितने अंक नीतीश के 15 साल को देंगे और 10 में से कितने अंक लालू यादव के 15 साल को देंगे, विकास को पैमाना मानकर, और जो जितनी भी तरह की चीजें हैं उस सारी चीजों को पैमाना मानकर 10 में से कितने अंक दोनों को देंगे? देखिए, जब जब लालू जी का यहाँ पे 15 साल का शासन था तो मैं बहुत छोटा था ऑनेस्टली, और जब उनका 2005 में सरकार जब नीतीश जी की आई तो उससे पहले मैंने ये स्टेट छोड़ के बाहर पढ़ाई के लिए चला गया था। तो वो जो बहुत बचपने का जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो जब मैंने आना जाना शुरू किया बिहार, एक एक साल पे जब छुट्टी मिलती थी स्कूल से आने जाने के लिए, तो मैंने रेगुलर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस देखा है बिहार में। इस 15 सालों में रेगुलर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस देखा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्रेस जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि मेरे इस राज्य की बेटियां बाहर घूमने लगी थी। जब मैं बड़ा हो रहा था, फियर फैक्टर खत्म हो गया था, जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी उन सब का तालाबंदी कर दिया गया था। ये सारी चीजें मैंने देखी है। मार्किंग मतलब मुझे लगता है मैं जस्टिफाई शायद नहीं कर पाऊंगा मार्किंग को, क्योंकि वो दौर में मैं बच्चा था और ये दौर में मैं सक्रिय तौर पे बिहार से बाहर रहा। लेकिन हाँ, प्रोग्रेस का मैं एक जीता जागता मिसाल कह सकता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने पिछले 15 सालों में 10 में से कितने अंक आप दोनों को देंगे? उधर अंक क्या दूंगा मैं तो छोटा था तो उस अंक की सच में महत्ता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपने समझा होगा राजनीति को, पिछले 15 सालों में क्या क्या हुआ, उन चीजों को जाना जरूर होगा अगर आप राजनीति में आ रहे हैं। तो इसलिए हम उस सोच से जानना चाहेंगे कि आप 10 में से कितने अंक दोनों को देंगे। देखिए, अंक को मैं दूसरे रूप में मैं आपको वो चेंज कर देता हूँ। उत्तम कह सकता हूं मैं। उत्तम रहा है ये शासनकाल, और नीतीश जी का उत्तम रहा है। और चूंकि देखिए मेरी बात की महत्ता तब शुरू होगी जब मैंने चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा। कि जो मैंने चीजों को एक्सपीरियंस किया है, मैं जब गांव आया था एक बार 2-3 साल के गैप पे, तो मैंने देखा मेरे गांव की लड़कियां साइकिल लेके स्कूल जा रही हैं। तो मेरे लिए शॉकिंग था वो। मेरी अपब्रिंगिंग बचपन में वैसी नहीं थी, बहुत ही अलग तरीके का एक सुरक्षित माहौल में रखा जाता था बच्चों को। तो मेरे लिए वो जो चीजें मैंने देखी हैं उस पर मैं कहूंगा कि उत्तम शासन रहा है। और रही बात उससे पहले वाली 15 साल की, तो उससे 15 वाले पहले साल में अगर ये नैरेटिव छोड़ दे नजरिया आप इसका, तो वहां पे गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचित लोगों को आवाज दी गई है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लालू जी जब राजनीति में आए तो वो जो एक तबका था जो बहुत दब गया था समाज में, वो गलत है। अगर आप इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो ये सबका देश है। तो किसी भी समीकरण में किसी भी तबके को दब जाना ये ठीक नहीं है। तो उसको एक अच्छा स्तर दिया गया है, उनको आवाज मिली है, और उस तरह से वो शासनकाल जो है वो उनका रहा है जिसमें लोगों को बहुत उनको ताकत मिली उन लोगों को। और देखिए, दोनों ही शासनकाल में कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और ड्रॉबैक्स ये कह सकते हैं कि किसी की स्पीड स्लो है, कहीं पे किसी और चीज ने थोड़ा आगे दूसरे एंगल में चली गई चीजें। लेकिन मार्किंग मैं माफी चाहूंगा, मार्किंग मैं देने शायद योग्य नहीं हूं, या कहीं ऐसा कहिए कि मार्किंग देना ठीक नहीं है। लेकिन उस शासनकाल में ये चीजें मेरे हिसाब से अच्छी रही, और अभी जो इनकी शासनकाल है उसमें नो डाउट कि चीजें थोड़ी अच्छे स्तर पे आई है। सुरक्षा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, माइंडसेट बदला है, बिहार थोड़ा खुला है। अगर आप उस तरीके से बोलेंगे तो बिहार ओपन हुआ है। और अभी जिस हालात में हम लोग खड़े हैं वो 15 वर्सेस 15 के बीच में है, और मैं उसी बीच में मैं भी हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार ये रिस्क अब नहीं लेगी कि वो राजनीति में जनता को ग्रांटेड ले ले। अब सिर्फ प्रोग्रेस चलना चाहिए, और प्रोग्रेस चलेगा। और जो उनकी मैनिफेस्टो है, जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं, सिर्फ वही चलेगा। तो अब अगर मुझसे आप सवाल पूछ पाएंगे कुछ साल बाद, तो मैं आपको बराबर नंबर से बता पाऊंगा, कितने नंबर दे पाऊंगा मैं। चलिए, आप आगे राजनीतिक पार्टी का हाथ थामने भी वाले हैं आपने कहा, और फिर भी आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टी में कहीं ना कहीं खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं।
ये इस बात का प्रमाण है कि देश में अभी लोकतंत्र जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आसिफ जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।